नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ रमशा शमीम। आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले हंगामे पर विपक्षी के सभी सांसदों को कड़ा संदेश दिया। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज संसद के मानसून सत्र का आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का ये सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। पीएम ने कहा कि चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अब अगले 4.5 साल देश के लिए काम करने का वक्त है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2029 जब चुनाव का साल होगा, आप मैदान में जाइए, आप सदन का भी इस्तेमाल कर लें। 6 महीने जो खेल खेलना है खेल लीजिए, लेकिन तब तक देश के गरीब, किसान, महिलाओं के सामर्थ्य के लिए काम कीजिए। तीसरी बार सत्ता में वापसी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे और हमारे सभी साथियों को लगता है कि ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आई और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा को देश देख रहा है। आगे उन्होंने कहा कि ये बजट सत्र है और मैं देशवासियों को जो गारंटियां देता रहा हूं, क्रमश रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का संसद सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को बजट पेश करेंगी। इससे पहले आज लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक का मामला उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के चलते कई छात्रों की मौत हुई है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के कोई साफ सबूत नहीं है। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने नीट के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार कोई रिकॉर्ड बनाए या नहीं, लेकिन ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश के छात्र इस मामले को लेकर आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं। लोग इस मामले में लगातार पकड़े जा रहे हैं और जेल भेजे जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि क्या सेंटर के हिसाब से जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले उनकी सूची जारी करेंगे? 3000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर ऐसे हैं जहां 2000 से ज़्यादा बच्चे पास हो गए। सरकारी सीटें 30,000 हैं। जिन सेंटर पर परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने इसके बारे में पता किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश को जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी। पिछले 3 दिन से सभी की लिस्ट पब्लिकली डोमेन है। ये सारी चीज़ें एकदम खुली हुई हैं। केरल के उम्मीदवारों ने भी अच्छा किया है। क्या इस पर भी कहेंगे कि वहाँ भी गड़बड़ी हुई है? देश के ग्रामीण इलाके, देश के SC और ST ने अच्छे प्रदर्शन किए हैं। क्या हम उनकी मेधा को चुनौती दे रहे हैं? मेरा शुरू से स्टैंड क्लियर है कि इस मामले पर राजनीति नहीं करना है, लेकिन अखिलेश सरकार में रहे उसकी भी सूची है कि कितनी बार पेपर लीक हुए। सरकारी कर्मचारियों के RSS के कार्यक्रम में शामिल होने वाले फैसले पर बसपा प्रमुख मायावती ने हमला बोला है। उन्होंने कहा, RSS एक राजनीतिक पार्टी है। RSS और भाजपा के बीच तलखी दूर हो, इसलिए सरकार ने कर्मचारियों के शाखा में जाने पर लगा बैन हटाया है। केंद्र सरकार यह फैसला तुरंत वापस ले। 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटा दिया था। तभी से विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर है। सोमवार को बसपा प्रमुख ने एक्स पर 2 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, सरकारी कर्मचारियों को RSS की शाखाओं में जाने पर 58 साल से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देशहित से परे है। यह फैसला राजनीति और तुष्टीकरण से प्रेरित है। सरकारी नीतियों और इसके अहंकारी रवैये से लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तलखी हो गई थी। इसको दूर करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। मायावती ने कहा, सरकारी कर्मचारियों को संविधान और कानून के दायरे में रहना चाहिए और उन्हें निष्पक्षता के साथ जन कल्याण में काम करना चाहिए। कई बार प्रतिबंधित रहे RSS की गतिविधियां राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। ऐसे में ये निर्णय अनुचित है। इससे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के RSS से जुड़ने पर रोक का पहला आदेश 1966 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने जारी किया था। इसका पिछले तर्क दिया गया था कि RSS राजनीतिक रूप से प्रभावित है। केंद्र सरकार ने आगे कहा था कि RSS की वजह से कर्मचारियों की तटस्थता प्रभावित हो सकती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव से 4 महीने पहले ही रविवार को उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस बात का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा, मैं देश और पार्टी हित के लिए चुनाव से बाहर हो रहा हूं। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया। भारतवंशी कमला ने भी बाइडेन के समर्थन को स्वीकार करते हुए कहा कि वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीतने के लिए तैयार हैं। दरअसल अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेता ये मांग कर रहे थे कि वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर पार्टी की सबसे सीनियर लीडर नैन्सी पेलोसी उन्हें प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कह चुकी थी। इसके बाद बाइडेन ने कहा था कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो मैं राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाऊंगा। इसके बाद वे कोरोना पॉजिटिव हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति पद के लायक नहीं थे, वे धोखेबाज और सिर्फ फेक न्यूज़ की वजह से प्रेसिडेंट बने। ट्रंप ने ये भी कहा कि कमला को हराना और आसान होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी से अभी तक किसी ने कमला के खिलाफ अपना नाम आगे नहीं किया है। कमला ने साफ किया है कि अगर कोई उन्हें चुनौती देता है तो वे उसे स्वीकार करेंगी। कोई डेमोक्रेट मामले को चुनौती देना चाहता है तो उसे 600 प्रतिनिधियों के समर्थन की जरूरत होगी। इसके अलावा अगस्त में होने वाले पार्टी कन्वेंशन में बहुमत समर्थन जुटाना होगा। आज भगवान शिव के पवित्र माह सावन का पहला दिन है और केदारनाथ में बाबा केदार के जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ है। रात के अंधेरे में ही भक्त बाबा केदार के दर्शनों के लिए लाइन में लग गए थे। धाम में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद ठंड भी है। इसके बावजूद उसके भक्त दर्शन के लिए लाइन में लग रहे हैं। धाम पहुंचे भक्त बाबा केदार के दर्शनों के लिए बेहद खुश दिखे। आपको बता दें कि सावन की शुरुआत आज यानी 22 जुलाई को हो चुकी है, जो कि 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। ऐसे में सावन के महीने में इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त, चौथा 12 अगस्त और पांचवा सोमवार 19 अगस्त के दिन पड़ेगा। इस बार सावन की शुरुआत सोमवार के साथ हो रही है। ऐसे में इसका महत्व और बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इस बार श्रावण मास में पूरे 5 सोमवार पड़ रहे हैं। इस वजह से भी इस साल सावन माह बहुत खास हो जाता है। कहते हैं पूरे साल में सावन एक ऐसा महीना है जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इसलिए बाबा के भक्त श्रावण मास में पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और सोमवार का उपवास करते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में व्रत करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, साथ ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। मुजफ्फरनगर में कावड़ खंडित होने पर कावड़ियों ने जमकर बवाल किया। कार ड्राइवर को होटल में घुसकर पीटा। होटल में तोड़फोड़ की। पुलिस कर्मियों को धक्का देकर गिरा दिया। कुर्सी फेंक कर मारी। कावड़ी इतने गुस्से में थे कि पुलिस वालों के सामने भी ड्राइवर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पूरा मामला रविवार के देर रात दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का है। यहाँ बडेड़ी चौराहे पर लक्ष्मी फूड प्लाजा के सामने कावड़ियों ने स्विफ्ट कार को रुकवा लिया। कावड़ी हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे थे। कावड़ियों ने कार ड्राइवर पर कावड़ खंडित करने का आरोप लगाया। ड्राइवर को कार से खींच लिया और मारपीट करने लगे। ड्राइवर ने होटल में घुसकर जान बचाने की कोशिश की, मगर कावड़ी होटल में भी उसे घेर कर पीटने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कावड़ियों ने पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की कर दी। होटल कर्मी बचाने आए तो उनसे भी मारपीट की। गुस्साए कावड़ियों ने होटल की कुर्सियां तोड़ी। वह ड्राइवर को लात घूंसों से पीटने लगे। बाहर खड़े कुछ लोग इसका वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। वारदात के बारे में पता चलते ही पुलिस कर्मी आए। कावड़िए उनसे भी उलझ गए, धक्का देकर गिरा दिया और मारपीट करने लगे। पुलिस कर्मियों पर कुर्सी फेंककर हमला किया। गुस्साए कावड़ी कार पर चढ़ गए और गाड़ी को बुरी तरह से तोड़ डाला। पुलिस ने किसी तरह से घायल चालक को कावड़ियों से बचाकर थाने भिजवाया। थोड़ी देर में सीओ सदर राजू कुमार मौके पर पहुंच गए। कावड़ियों को समझाकर शांत किया। क्षतिग्रस्त कार को क्रेन से थाने भिजवाया। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहे युग चरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।